नमस्कार, डीडी बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बिहार बिहान और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट रेखा। आज विशेष मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। आप हैं नवीन कुमार, आप एजीएम हैं इंडियन बैंक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। जी नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। बैंकों के विषय में तो बहुत सारी बातें हम करेंगे, कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे दर्शक अपनी ज़िंदगी में आम परेशानियों से किस तरीके से संभल पाएँ, बैंकों से किस तरीके से संबंध बनाने चाहिए और कैसे जाके वहाँ पे अपने काम वो करवा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में चाहूँगी सबसे पहले आपके विषय में, आप अपने विषय में कुछ बताएं, कहाँ से संबंध रखते हैं, किस तरीके से शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, बचपन का माहौल कैसा था? जी, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जनपद में एक छोटी सी तहसील है चंदौसी, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1 दिसंबर 1964 को। और वो आप समझ सकते हैं कि छोटे कस्बाई वातावरण में जिस तरीके का माहौल होता है वहाँ मेरी भी परवरिश वैसी हुई है। लेकिन एक विशेष बात ये थी कि मेरा वो जो शहर था वो साहित्य और संगीत से बहुत रिच था, बहुत ही फला फूला हुआ था। मैं अपने बचपन में एक तरफ एक बड़े साहित्यकार होते थे पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र, तो उनकी यहाँ गोष्ठियाँ हुआ करती थी। उसमें बड़े कवि गोपाल दास नीरज, हरिवंश राय बच्चन, पंडित भरत व्यास, कितने लोग आते रहते थे। और दूसरी तरफ एक उसी मोहल्ले में एक पंडित जमुना प्रसाद प्रभाकर थे, वो संगीत के गुरु थे। तो सुबह संगीत की लहरियाँ, सुबह राग भैरवी से शुरुआत और फिर दोपहर में पीलू और शाम को यमन और रात में दरबारी। तो ये दोनों चीज़ें सुनते सुनते कुछ ऐसा हुआ कि एक कलात्मकता अपने अंदर कब आ गई ये पता नहीं चला। और खैर रोज़ी रोटी की तलाश में ढेर सारे रोज़गार करते हुए फिर मैं बैंक से जुड़ा 1986 से, और तब से लगातार बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। और साहित्य और संगीत भी जीवन के साथ साथ चलता है, तो दोनों चीज़ें साथ हैं। जी, आपने बताया कि किस तरीके से बैंक से आपका जुड़ना हुआ। बैंकों की उपयोगिता के विषय में यदि हम बातचीत करें सर, बैंकों की क्या उपयोगिता है, किस तरीके से लोग इससे लाभ ले सकते हैं और कैसे लोगों को इनसे जुड़ना चाहिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। देखिए, जैसे धन से जो जुड़ाव व्यक्ति का है वही बैंक से जुड़ाव है। धन वो एक पहिया है, एक वो गति है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। अब कहीं किसी कंदराओं में गुफाओं में तपस्या कर रहे किसी साधु के लिए धन की आवश्यकता ना हो, वरना समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए धन अपरिहार्य है। और धन के लेन देन से जुड़ा हुआ बैंक है तो बैंक भी अपरिहार्य है। कोई भी व्यक्ति बिना बैंक से जुड़े हुए अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अभी बैंकों को जिस तरीके का प्रबल जोर दिया जा रहा है, लोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसका सपना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना खाता हो, खाते के साथ सामाजिक सुरक्षा योजना हो और अपने धन को रखने, धन को निकालने की सरलता हो, आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेने की भी ज़रूरत हो और फिर वापसी पर अन्य हज़ारों तरीके की योजनाएं हैं। हर व्यक्ति जैसा चाहता है तो धन की जब चाहे जब ज़रूरत हो, वो चाहे अपना धन हो, तो विभिन्न माध्यमों से रखा हुआ और तकनीकी उन्नयन के चलते वो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन के चलते वो आसानी से धन निकाल सके। आप में ऋण लेना भी इस तरीके से आसान बनाया जा रहा है जैसे अपना धन निकालने जैसा। तो व्यक्ति जैसे धन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैंक से ना जुड़े, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में बैंक बहुत ज़रूरी है। जी, यदि कोई व्यक्ति बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि जब आपको बैंक में पैसे सुरक्षित रखने हैं, सेव करने हैं, तो अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो किन किन बातों का ख्याल रखें अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे कि मैं किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाऊं, किस तरह की सावधानी बरतें, किस किस तरीके की चीज़ों का मुख्य रूप से वो ख्याल रखें, क्या कुछ कहेंगे? बैंक में खाता खुलवाना आजकल एक सरलतम प्रक्रिया है और अभी ऑनलाइन भी खाते खोले जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन खाते खोलते समय ये एक सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा रखी जानी चाहिए कि इसमें धोखाधड़ी और कपट के चांस हो सकते हैं। सामने तो बैंक की किसी भी शाखा में व्यक्ति जाता है तो बड़े सत्कार पूर्वक उसके खाता खोलने की व्यवस्था है और आदमी का अपना एक पहचान पत्र और उसके पते का पुष्टि एक कोई प्रमाण पत्र, ये दो वो देता है फोटोग्राफ के साथ और उसका खाता खुल जाता है। खाता ज़ीरो बैलेंस पर भी खुलता है। यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो ऐसी भी योजना है कि वो धन बाद में जमा करे और उसका खाता खुल जाता है। सावधानी है कि एक आधार कार्ड जो सामान्यतः सभी के पास होता है और एक पैन कार्ड, अगर नहीं पैन कार्ड है तो एक डिक्लेरेशन जो फॉर्म 60 कहलाता है, उसको देने पर और फोटो देने पर खाता आसानी से खुल जाता है। हालांकि आधार भी अनिवार्य नहीं है। आधार व्यक्ति ना देना चाहे तो अन्य कोई इसके पास दूसरी सूचना हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, इस तरीके के किसी भी पत्र से कोई ऐसा उसका जो
जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसके परिचय, उसकी चेहरे के, उसके फ़ोटो की पहचान का पत्र, तो उसके माध्यम से भी खाता खुल जाता है। बेहद आसानी से खाता खुलता है। और इसमें हम यूँ कहें कि अब इतना मुश्किल नहीं है कि सावधानी जैसी कोई बात नहीं है। सावधानी खाता खुलने के बाद, राशि जमा करने के बाद, फिर उसके बाद रखना ज़रूरी है, ताकि उसको जो एटीएम मिला है या उसको जो पासवर्ड मिला है या उसको ऑनलाइन बैंकिंग मिली है, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना है वो किसी के साथ साझा ना करे। ऐसी सावधानियाँ हैं जो ज़रूरी हैं। बाकी खाता खोलते समय किसी विशिष्ट या विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है। जी, आप एक अपनी पहचान पत्र लेकर जा सकते हैं, अपने फोटोग्राफ्स लेकर जा सकते हैं, और बस ये काफ़ी है जी, खाता खोलने के लिए। एक अकाउंट खोलने के लिए आपके लिए काफ़ी है। यदि आप कहीं भी जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो अपना एक आधार जो है, आपका आधार, आपकी पहचान, इसे आप लेकर जाएं, फोटोग्राफ्स लेकर जाएं, और किसी भी बैंक में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि हम बात करें नवीन जी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते हैं बैंकों में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि कौन सा अकाउंट खुलवाए और कौन सा अकाउंट उनके लिए बेहतर होता है? कई दफ़ा इंसान पेश में फंस जाते हैं, मैं सेविंग अकाउंट लूँ या किस तरह के अकाउंट्स लूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये प्रश्न ऐसा अभी भी है कि लोग बैंक में अपनी ये आवश्यकता नहीं बता पाते हैं कि उनको किस लिए खाता चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जिसको थोड़ी थोड़ी बचत करनी है, उन पैसे से कभी ज़रूरत पर निकालना भी है और उन्हें फिर जमा करना है, उनके लिए जो सेविंग्स बैंक है, जो बचत खाता है, वो सर्वोत्तम है। उस पर उसको बहुत ही थोड़ा सा ब्याज भी मिलता है, और सारी चेकबुक और सारी जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सुविधाएं हैं, सारी मिलती हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की सारी सुविधा उसी खाते के माध्यम से ले सकता है। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति है जो व्यापार के दृष्टि से खाता खोलना चाहता है, तो वो व्यक्ति अगर बचत खाता खोलेगा तो उतने सारे ट्रांजेक्शन उसको अनुमत नहीं होंगे। तो वो करंट अकाउंट उसके लिए चालू खाता है, जिसमें वो ढेर सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है, जितने चाहे ट्रांजेक्शन कर सकता है। और कहीं प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है कि एक व्यक्ति, खासकर अशिक्षित व्यक्ति, गांव में व्यक्ति, वो नहीं बता पाते हैं कि वो 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया इस तरह से जमा करना चाहते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं एक मकान बनवाने के लिए, या अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आने वाले भविष्य में, या अपनी बेटियों की शादी करने के लिए। तो भविष्य में जो उनका जो डेफर्ड कंजम्पशन है, वो पैसा होता है, जो उनका स्थगित उपभोग है, और वो चाहते हैं कि उसको कुछ वर्षों के बाद इस्तेमाल करें। तो वहाँ पे जो सावधि जमाएं हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, वो उनके लिए सर्वोत्तम योजना है, क्योंकि उनमें बचत खाते के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलता है। 6 से 7% के बीच आजकल विभिन्न बैंकों का ब्याज है, और उस ब्याज के माध्यम से लंबे समय में उनकी रकम बढ़ती चली जाती है और उनको बेहतर रकम मिलती है उस समय जब उन्हें आवश्यकता होती है। तो वो 5 वर्ष, 7 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष के लिए इस योजना में वो अपना जमा करा सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि वहाँ कहीं कहीं संदेह होता है, शंका होती है, लेकिन अभी वातावरण सुधर रहा है, और बैंक में अगर वो इस तरीके की अपनी समस्या रखते हैं सामने, तो बैंकर्स द्वारा उसका समाधान भी किया जाता है, और उनको ये समझाया भी जाता है कि कौन सी योजना उनके लिए उपयुक्त रहेगी। जी, तो इसके लिए बेहद अहम ये हो जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवाए तो जाके तो अपना कारण बताएं, अपनी आवश्यकताओं को जरूर डिस्कस करें। जी, कि मुझे किस कारणवश मुझे अकाउंट खुलवाना है। यदि इस बात का जिक्र वो करते हैं तो जो भी बैंक कर्मी होते हैं उनके माध्यम से एक उचित सलाह जरूर दी जाती है। जी बिल्कुल। यदि हम युवाओं का जिक्र करें, क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो बहुत पैशनेट है, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको पैसे भी चाहिए, सेविंग भी करनी है, उनको बिजनेस भी स्टार्ट करना है। तो युवाओं के लिए बैंकों में क्या कुछ प्रावधान है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बैंक का आने वाला भविष्य हमेशा बैंक जानता है कि एक युवा है जो उसको अगले 30 साल 40 साल तक उसका बैंकिंग ग्राहक होगा, और उसको बैंकिंग सुविधाएं देने से उसको रेवेन्यू प्राप्त होगा। जी। हम लेके चले 10 वर्ष के एक बच्चे को, आजकल 10 वर्ष के बच्चे में भी सोच में एक युवा लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। एक 10 वर्ष का बच्चा जो पढ़ रहा है, वो अपने सिग्नेचर से खाता स्वयं ऑपरेट करके खाता खोल सकता है। तो उससे वहाँ एक इनकलकेट होती है, उसमें जानकारियाँ, और युवा होते होते उससे बैंकिंग समझ में आने लगती है। सबसे पहले युवा को, अगर वो विद्यार्थी है, तो एजुकेशन लोन उसकी पहली आवश्यकता है, क्योंकि उसकी प्रतिभा को, उसकी नैसर्गिक प्रतिभा के माध्यम से वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब तैयारी करके पास होता है, अच्छे ग्रेड लेके, कहीं अच्छा सिलेक्शन होता है, कहीं अच्छे कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है, तो पारिवारिक आर्थिक अभाव के चलते और महंगाई के दौर में बढ़ती ही फीसों के चलते इस गैप को भरना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बैंक एक बड़ा रोल है। वो अगर बैंक के माध्यम से जाते हैं तो शिक्षा ऋण लेके उससे शिक्षा पूरी कर सकते हैं युवा।
अब शिक्षा तो खैर बहुत बेसिक चीज़ है, शिक्षा के बाद भी ये इस तरीके की कोई गारंटी नहीं है कि वो रोज़गार उसको नौकरी मिल ही पाएगी। कई बार लोन लेने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। जी सर, एक बार पुनः स्वागत आपका। विराम में जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जान पा रहे थे कि किस तरीके से एक युवा जो है वो बैंक से ऋण लेकर अपनी शिक्षा पूरी कर पाते हैं, और यदि उन्हें नौकरी नहीं लगी तो किस तरीके से बैंक उन्हें उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करती है। इस पर आप कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि आज का दौर नौकरियों से ज़्यादा उद्यमिता का दौर है, और कितने लोग छोटे छोटे उद्यम लगाकर कितने बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं। ये स्टार्टअप का समय है, और बैंक पूरी तरह से, भारतीय बैंक इसमें पूरी तरह से सहयोग करते हैं। बहुत सारी योजनाएं भी हैं। एक योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। इसमें उद्योग के लिए 50 लाख और सेवाएं और ट्रेडिंग बिजनेस के लिए 20 लाख तक का ऋण बैंक देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख तक तो इस किसी भी तरीके के धंधे को करने के लिए बैंक किसी तरीके की कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगता। कोलेटरल सिक्योरिटी से आशय है कि जैसे बैंक पहले कहते थे कि भाई आप घर के, मकान के, दुकान के, कारखाने के कागज़ दें और उस पर मॉर्गेज कराएं, उसको बंधक कराएं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं गरीब व्यक्ति के पास। उसकी एक स्टूडेंट के पास एक नॉलेज होती है, एक विजन होता है। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत बैंक 10 लाख तक का ऋण देते हैं बिना किसी सुरक्षा के लोन के। उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर प्रोजेक्ट अच्छा है। तो एक योजना है भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम CGTMSE, 2 करोड़ तक का ऋण। अगर वो योजना लगती है बैंक में कि वो वायबल है और उसमें लाभ उठा सकता है, और जो व्यक्ति है जो ऐसा कार्य करने जा रहा है उसकी जो तकनीकी शिक्षा है और उसका जो थोड़ा बहुत अनुभव है वो उसके समरूप है, तो 2 करोड़ तक का ऋण भी वो बैंक से प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसी उद्योग के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल ये ऑनलाइन है उपलब्ध। भारत सरकार का जन समर्थ पोर्टल के नाम से ये पोर्टल है। इसमें कोई ऋण की अपनी एप्लीकेशन सीधे डाल सकता है, अपने कागज़ डाल सकता है, और वो सारा जो प्रोसेसिंग है वो सिस्टम पर ही हो जाती है। बैंक, और उसको कोई बैंक चुनने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक मार्केट प्लेस में अपनी एप्लीकेशन रखता है, उसको जो बैंक पसंद करता है वो उसको सैंक्शन दे देता है। कई बार ऐसा भी हो रहा है रेखा जी कि एक व्यक्ति जो अच्छा है, उसने तकनीकी शिक्षा की है और वो एक कार्य करना चाहता है, और मार्केट प्लेस में 5-5, 6-6 बैंकों से उसके पास सैंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर उसके पास फिर विकल्प होता है कि जिस बैंक की शर्तें सबसे सामान्य हो, जहाँ ब्याज दर उससे कम हो, वो वहाँ जाके ऋण ले सकता है और अपना उद्योग लगा सकता है। जी, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो बैंक पूरी तरीके से कोऑपरेट ज़रूर करती है। हाँ बिल्कुल। यदि आप शिक्षा लेना चाहते हैं उसके लिए भी, और यदि आप शिक्षा के बाद ऋण लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना उद्योग को खड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए भी सर यदि हम बात करें, क्योंकि बैंक का मूल व्यवसाय भी है, ये विन विन पोजीशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक कोई कल्याणकारी कार्य करने के लिए ऐसा कर रही है। बैंक एक वित्तीय संस्था है। इस तरीके से इन सेगमेंट को लोन दे के बैंक भी ब्याज का फायदा उठा के अपनी लाभप्रदता को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करती है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बैंक इनको कोई कृतार्थ कर रही है। ये बैंक अपने व्यवसाय के अंतर्गत ही कर रही है उनको इस तरीके की सुविधा देना, तो इसमें दोनों का लाभ है। जी, यदि हम बात करें महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा वर्ग बैंक से जुड़ा होता है, न केवल अकाउंट खुलवाने में, बल्कि अब तो महिलाएं व्यवसाय के रूप में भी आगे बढ़ रही हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपना करियर भी बना रही हैं। तो महिलाओं की यदि हम बात करें तो किस तरीके से महिलाओं के लिए बैंकों में सुविधा प्रदान की जाती है? देखिए, आधी आबादी, अभी तो हम देख रहे हैं कि बैंक में भी आधी आबादी आ गई है। अगर आप जाएं किसी शाखा में तो देखेंगे कि लगभग आधा स्टाफ जो है महिला स्टाफ है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत सारी शाखाओं में तो महिलाओं के लिए विशेष काउंटर्स भी हैं। महिलाओं के लिए जल्दी निष्पादन के लिए भी प्रयास किया जाता है। और जहाँ तक खाते की बात है, डिपॉजिट की बात है, उसमें तो महिलाएं पुरुष सभी सामान्य हैं। लेकिन जहाँ तक उद्यमिता की बात है, अगर महिला ऋण लेना चाहे तो उसमें प्राथमिकता है। और महिलाओं के लिए ऋण में जो बैंक की सब्सिडी राशि है वो भी ज़्यादा है। और एक योजना है स्टैंड अप इंडिया। मैं बताऊं, ये बहुत ही अच्छा योजना है। आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। हमारे पूरे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में जो महिलाएं हैं जो बहुत सारा कार्य कर रही हैं, बहुत सारे उत्पादन कार्य कर रही हैं, उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का बिना किसी सिक्योरिटी के स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से ऋण वितरण किया जाता है। सिक्योरिटी का उनके पास हो तो दे भी सकते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं भी है तो वही योजना जो भारत सरकार की गारंटी योजना है उसके माध्यम से, उसमें अगर कोई डिफ़ॉल्ट भी होता है तो जो ऋण राशि का 75% सामान्यतः वो भारत सरकार द्वारा दे दिया जाता है। तो बैंकों को भी उसकी चिंता नहीं होती है।
दूसरा, अगर बिहार की बात करें, हम पूरे राष्ट्र की बात तो है, बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जीविका, आपने सुना होगा। ये जीविका आंदोलन एक ऐसा संबल बन गया जिसकी कॉपी पूरे देश के सारे राज्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर काम हो रहा है, यानी गुजरात पर भी इस तर्ज पर काम हो रहा है। और मुझे अभी बीच में मैंने देखा कि मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन से एक उनकी महिला आई थी, कार्यकारी निदेशक, तो वो इस जीविका पे अध्ययन कर रही थी। मैं उस कार्यक्रम में था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम आधा दर्जन अफ्रीकी देशों में हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। तो जीविका में जो स्वयं सहायता समूह है, ये बैंकों से लिंकेज किया जाता है। अभी 10 लाख से ज़्यादा समूह बन चुके हैं, और इस समूह में महिलाएं जो छोटा छोटा उत्पादन करते हैं, कहीं कचरी बना रही हैं, कहीं निमकी बना रही हैं, कहीं अचार बना रही हैं, कहीं जैम बना रही हैं, कहीं जो लोकल रिसोर्सेज से कहीं पीतल का सामान बना रही हैं, ढेर सारी चीज़ें, चटाइयाँ बना रही हैं, और उसको कमर्शियल बेच भी रही हैं। तो उसके लिए जिस धन की आवश्यकता है, उस जीविका के माध्यम से उन महिलाओं के 10 महिलाओं का एक सामान्यतः ग्रुप होता है, उसको बैंकों के माध्यम से जोड़ा जाता है। और ये जो व्यवसाय है बिहार में, आपको आश्चर्य होगा, कोई बैंक ऐसा नहीं है जो जीविका को लोन नहीं देना चाहता हो। जीविकाओं के महिला जो एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह के लिए सारे बैंक आपस में एक गला काट प्रतिस्पर्धा में है। और तो महिलाओं के लिए ये सर्वोत्तम योजना है बिहार प्रदेश में। तो इस तरीके से बैंक इनसे मतलब व्यग्र हैं इन्हें लोन देने के लिए। जी, यदि हम गौर करें इस बात पर, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी ज़रूर मानेंगे सर, क्योंकि एनएसजी के माध्यम से छोटे छोटे जो भी ग्रुप बने हैं और जो महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, कहीं ना कहीं इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। यदि हम उन व्यक्तियों की बात करें जो कि पेंशनधारी हैं, पेंशन लेते हैं, बैंकों में बहुत भीड़ होती है, वो जाते हैं बैंकों में, उन्हें कई तरह की कभी कभी ऐसा होता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब बात हो रही है बैंकों से संबंधित, बैंकों से लाभ लेने की, तो पेंशनधारियों के लिए किस तरह की सुविधाएं बैंक मुहैया कराती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये बात सही है कि आदमी पेंशन, एक पेंशनर पूरी जीवन अपना देता है, 60 वर्ष तक सर्विस देता है किसी विभाग में, और जब वो इस जरावस्था में आता है और इस स्टेज में आता है कि जब वो उसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, उसका चलना फिरना रेस्ट्रिक्टेड होने लगता है धीरे धीरे, तो बैंकों ने विशेष व्यवस्था की है। और विशेष रूप से हम उसको वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं के अंतर्गत लाते हैं, स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। उसमें खाता खोलने के लिए तो हर बैंक में सीनियर सिटीजन के लिए विशेष काउंटर है। सीनियर सिटीजन की जमा पे मिलने वाली राशि आधे से 1% तक ज़्यादा मिलती है, ब्याज की राशि। सीनियर सिटीजन को उनकी पेंशन पर लोन ऑनलाइन ही हो जाता है। वो अपना जो किसी भी बैंक की जो ये मोबाइल बैंकिंग है, उसी पर वो अपने 10 महीने की, वैसे अलग अलग बैंकों में अलग योजना है, 10 से 12 महीने की पेंशन के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। और उनका जो हर नवंबर माह में उनका एक लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, जीवन प्रमाण पत्र, ताकि उनकी पेंशन आबाद गति से आती रहे। तो वो जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए भी बैंकों में विशिष्ट काउंटर्स हैं, और ऑनलाइन भी वो जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यानी कि यदि हम बात करें तो ऐसा हम कहते हैं सर कि बैंक जो है वो हमारे हाथ पर है, क्योंकि फ़ोन में हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं। किस तरीके का बेनिफिट इससे होता है और किस तरीके की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, इस पर ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया। ये बात सही है कि हथेली में बैंक आ गया है, पाम बैंकिंग, और सारी सुविधाएं हमें मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग पर हैं। लेकिन ये जितनी सुविधाजनक है उतनी खतरनाक भी है। तो हमें इसमें OTP, पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, कभी इसकी जो जानकारी है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। बैंक किसी ग्राहक से कभी उसका खाता नंबर, उसका OTP, उसका पासवर्ड कोई सूचना नहीं देता है। कुछ लोग लालच में या डर से, 3 बातें होती हैं, लालच में या डर में या अज्ञानता में, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें योजना भी है, 3 दिन के अंदर अगर कोई फ्रॉड का शिकार है और बैंक को सूचना देता है, तो सामान्यतः अगर उसकी गलती नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी 0 होती है, सारा पैसा लौटाना बैंक का दायित्व होता है। तो ये सावधानी रखनी ज़रूरी है जी। तो इस तरीके की यदि छोटी छोटी सावधानी लोग रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जो फ्रॉड आपके साथ होता है, उससे आप बचे रह सकते हैं। यदि हम बात करें नवीन जी, तो आपने शुरुआत में ही बताया कि जहां आपका जन्म हुआ वो साहित्य की धरती है, और आपने भी बताया कि साहित्य से आपकी रुचि रही है, कविताएं लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं। इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसके विषय में मुझे लगता है कि मैं क्या विस्तार से बात करूं, लेकिन मेरा जीवन और मेरा जो पर्यावरण था चारों तरफ बचपन का, वो पूरी तरह से संगीत और एक तरफ साहित्य का था। मैं गज़ल्स के माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाहूँगा, आपके दर्शकों तक, अपनी ये यात्रा जो मेरी साहित्य की है,
कि ये दरिया एक दिन अपनी रवानी छोड़ जाएगा, ये दरिया एक दिन अपनी रवानी छोड़ जाएगा, मगर आँखों में पानी की कहानी छोड़ जाएगा। तेरा मिलना बिछड़ना, फिर से मिलना, फिर बिछड़ जाना, मोहब्बत के न जाने कितने मानी छोड़ जाएगा। और अभी बच्चा है, रखना मत सियासत उसके बस्ते में, ये कच्ची उम्र में वहशी जवानी छोड़ जाएगा। बहुत खूब। मोहब्बत का उजाला दिल के मंदिर में, कोई तुलसी कोई मीरा दीवानी छोड़ जाएगा। क्या बात है। और तेरा किरदार दरवेशों की सोहबत में पला है तो तेरी गज़लों में लहजा ख़ानदानी छोड़ जाएगा। और ये आखिरी शेर है कि हमारे बाद हमको भूल जाएगा ज़माना, पर हमारा प्यार खुशबू ज़ाफ़रानी छोड़ जाएगा। क्या बात है, हमारा प्यार खुशबू ज़ाफ़रानी छोड़ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति आपने इसमें शामिल किया है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द आपने शामिल किए हैं जो दिलो दिमाग में उतर जाते हैं, दिल को छू जाते हैं। मैं चाहूँगी कि एक और गज़ल या कुछ अपनी कविताएं। मैं आपको संगीत की जो यात्रा रही है, मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ आपको एक बहुत सूफियाना कलाम है अमीर खुसरो का, ज़रूर। वो शायद, और ये सुबह का वक्त है, अच्छा लगेगा। एक छोटा सा राग भीम पलासी में बेस्ड है ये, मैं आपको पेश करता हूँ। सा मा गा पा मगरे सनी पानी सा रे सा नी सा पा म प ग म प नी दा प ग म प मगरे सा। कहूँ कैसे सखी मोहे लाज लगे, कहूँ कैसे सखी मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई, मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दियो, मैंने लाज को घूंघट खोल दियो। पिया जीत गए मैं हार गई, कहूँ कैसे सखी मोहे लाज लगे। सखी जब से पिया संग नैन लड़े, सखी जब से पिया संग नैन लड़े, मोरी नींद गई मोरा चैन गयो, मोरी नींद गई मोरा चैन गयो। मोहे सुध न रही अपने तन की, मोहे सुध न रही अपने तन की। मैं तो तन मन तो पे वार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, कहूँ कैसे सखी मोहे लाज लगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ऐसा लगता नहीं है कि हाँ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक अपना पूरा समय बैंक में देते हैं और उसके बाद भी साहित्य और संगीत की इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी रचनाएं आपने सुनाई अभी हमारे दर्शकों को। यदि हम बातचीत करें अपने दर्शकों के लिए, चलते चलते चाहूँगी कि एक संदेश, एक मैसेज ज़रूर दें, क्योंकि अभी का जो समय है बच्चे भी बैंक से जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बैंक से जुड़ गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सावधानी रखें, किस तरीके की एहतियात बरतने की आवश्यकता है उन्हें? मेरा मानना यह है कि संगीत और साहित्य, अच्छा अध्ययन, अच्छा पठन, ये जीवन में भावनात्मकता को बढ़ावा देता है। और हम चूँकि बैंकिंग में जो निर्णय हैं वो बड़े कठिन निर्णय होते हैं, बड़े कड़े निर्णय होते हैं, और उसमें ऐसी कड़े निर्णयों में, वित्तीय कड़े निर्णयों में कई बार हम भूल जाते हैं कि लोगों का भावनात्मकता क्या है। तो उसमें हम अपने जीवन में भावनात्मक पक्ष को भी गहरा रखें लोगों से व्यवहार करते समय, और ये सोचें कि हर व्यक्ति धन के लिए नहीं आता है हमारे पास, हमको लाभ पहुंचाने आता है, खुद भी लाभान्वित होने आता है। जी, यदि इस बात का ख्याल रखें, खासकर बैंक कर्मी और जो भी लोग बैंक में चाहते हैं कि
उस संस्थान से हमें लाभ लेना है, लोग ये सोचे कि मैं उस संस्थान में जाकर लाभान्वित होऊंगा, तो निस्संदेह आपकी जो सोच है वो बैंक के माध्यम से पूरी होगी और बैंक आपको पूरी तरीके से सुविधा मुहैया कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बैंकों से जुड़ी इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे एजीएम इंडियन बैंक नवीन कुमार जी से। कैसे लगी आपको हमारी आज की बातचीत, कैसा लगता है कार्यक्रम बिहार बिहान? इस कार्यक्रम के संबंधित आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।